बस एक हमें निष्कर्ष लेके आगे बढ़ना है। अब सवाल है, उदारवाद बहुसंस्कृतिवाद में समाधान होगा या नहीं होगा? उदारवाद बहुसंस्कृतिवाद एक साथ चल सकते हैं, अपोजिट रूप में चलेंगे? चल सकते हैं। तो सही बात देखी जा रही है कि अब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड में उदारवाद है, बहुसंस्कृतिवाद क्या है? उदारवाद है, बहुसंस्कृतिवाद है, दोनों है। इसलिए लास्ट हेडिंग लिख लीजिए, उसी के साथ पूरे अध्याय का समापन और इसी के साथ उदारवाद का भी समापन। तो लास्ट इधर चैलेंजेस वगैरह लिख सकते, चैलेंजेस बाद में बता देंगे आपको। अच्छा देखिए, उदारवाद के चैलेंजेस की बात करेंगे तो बड़ी व्यवहारिक बात आ जाती है। ब्राजील में भी लूला जीते हैं। अब देखिए, ये है तो करंट अफेयर की बात, लेकिन आपको एक आध लाइन में लिखना है, ये उदारवाद का चैलेंज है। लूला समाजवादी झुकाव रखने वाले व्यक्ति हैं। इटली में राष्ट्रवादियों की विजय, इटली में राष्ट्रवादियों की विजय, शी जिनपिंग का तूफानी अप्रोच, ये उदारवाद के लिए 21वीं शताब्दी में उदारवादियों के लिए खतरा या तो फांसीवाद ने पैदा किया था, यह भी फिर पैदा हो रहा है। रसिया का आक्रामक अप्रोच, ये सब उदारवाद के लिए खतरा ही तो है। यानी यूरोप जल रहा है, ये उदारवाद के चैलेंजेस हैं। तो अब ऐसा प्रश्न में आपको बता देंगे, बल्कि प्रश्न अलग, अभी हम प्रश्न आपको लिखवाएंगे, फिर एक आप प्रीवियस ईयर के सवाल पूछ सकते हैं। मैं कुछ ऐसे सवाल बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं। तो लास्ट में हेडिंग लिख लीजिए, उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच का समन्वय। उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच का समन्वय। उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच का समन्वय। किमलिका, अच्छा पहले इसका एक पिक्चर बना दे, आपको इसका मतलब बता दें, फिर बात लिखना ज्यादा आसान हो जाता है। बड़ी सामान्य सी बात। अब कोई हम नाम कुछ ले लेते हैं तो आपको लगता है कोई बड़ी भारी भरकम बात है। तो कई बार तो वही उदारवाद पढ़ते पढ़ते बोरियत भी हो जाती है। तो आप देखेंगे अब देखिए, फिर आपको बता दें उदारवादी समाज का ढांचा। उदारवाद बहुसंस्कृतिवाद के बीच समन्वय होगा या नहीं होगा? अब मान लीजिए ए है, नाम में लिखूं? नाम में लिखूं? अच्छा ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने विवाह किया निक जोन से। ये मैं आपको उत्साहित करने के लिए कर रहा हूं। ये कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच है, उदारवादी अप्रोच है, बहुसंस्कृतिवादी। इसलिए एक विचारक है शेला बेन हबीब, उन्होंने कहा ये क्या है, ये बहुसंस्कृतिवाद, भाषा, कल्चर, फिर हमें मध्यकाल में ले जा रहे हो। अब जरा सोच के देखिए, हमारे घर वाले इससे कुछ लेसन लेते हैं? शादी ब्याह होगा तो क्या, भाषा, धर्म, जाति, उससे आगे राष्ट्र के आगे तो जानने की सोच नहीं पाते। समुद्र के पार नहीं, समुद्र के पार बिल्कुल नहीं। यही उदारवादी सोच है दोस्तों। ये उदारवादी चिंतन है कि अब स्वाभाविक रूप में दूसरा बी एग्जाम्पल लीजिए। बी, अब कोई व्यक्ति पंजाब से गया, कोई व्यक्ति पंजाब से गया और कनाडा में जाकर वो पंजाबी भाषा नहीं बल्कि अंग्रेजी बोलना चाहता है। वो कहता नहीं, इंग्लिश बोलना चाहता है। वो कनाडा में जाकर क्या बोलना चाहता है? अंग्रेजी। और एक खास बात है, पंजाब में विदेशियों को गोरी कहा जाता है। अगर पंजाब किसी गांव में जाइए तो विदेशी का मतलब गोरी। अब सवाल है, कोई पंजाबी व्यक्ति, अगर कोई पंजाबी व्यक्ति कनाडा में है तो कनाडा में है तो गोरी से शादी करे या पीली से? और चौथा केस स्टडी है। चौथा, अरे भाई यही सब केस स्टडी तो है। अब मैंने मजाक में थोड़ी कहा था कि आप एथिक्स पेपर अब देखिएगा, ये सारे डिबेट पढ़ के उसके बाद केस स्टडी अब देखिएगा, परफेक्टली आप सॉल्व करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन है भाई, यही सारी दुनिया में विचार चल रहे हैं। आप समाधान, समस्याओं का समाधान कहां से देंगे भाई? एक समाज व्यवस्था का वितरण, गरीबी हटाने, ये इसी सारी केस स्टडी आती है। नैतिकता का मुद्दा। अब सवाल है कि एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है और
वो मुस्लिम समुदाय की महिला है, जैसे वो अमेरिका गई उसने स्कार्फ वगैरह तुरंत उठाकर फेंका, उनका जी लो जिंदगी। भाई ईरान में क्या मामला है, एक खास बात है, मानव का शरीर और ये चेहरा दिखाने के लिए बना हुआ है, छुपाने के लिए? दिखाने के लिए बना हुआ है। भाई मैं इसका मालिक हूं तो मैं ही तय करूंगा ना, मैं दिखाऊं या छुपाऊं या क्या करूं, इसमें किसी को आपत्ति कैसे है? इसलिए मुस्लिम महिला जो अमेरिका में जाती है, मुस्लिम महिला अमेरिका में जाती है और उसने तुरंत सारे लिबास खत्म करके फैटला जीन्स पहन लिया। ये है उदारवादी जीवन शैली, ये उदारवादी जीवन शैली है। और आप देखिए हमारे देश में जिन लोगों की उदारवादी जीवन शैली है उसमें गुजराती पंजाबी नंबर 1 पे है और इसलिए बड़े समृद्ध हैं। ये कोई कल्चर नहीं, कोई बंधन नहीं, यही तो कॉस्मोपॉलिटिज्म है। बाधाएं तोड़ दो, बंदिशें हटा के फेंक दो, इसे मेरे दो। और अभी तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग शादी में गया था जहां लड़का भारतीय और लड़की विदेशी। तो और मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि वो विशेष तौर पर मुझे शादी में लेवा गया। उनका चलो कॉस्मोपॉलिटन शादी दिखाते हैं, इंटरनेशनल। मैंने कहा मतलब कहाँ जाना है? उनका है तो लखनऊ में, लेकिन दूल्हा दुल्हन देसी विदेशी हैं। और यकीन मानिए परिवार का कोई व्यक्ति शादी मानने को तैयार नहीं था। जमा हम लोग बैंड वाले थे। अब यानी बहुसंस्कृतिवाद में यही लफड़ा है जिसे आप बहुसंस्कृतिवाद कहते हो, बड़ा लफड़ वाला विचार है। यानी उदारवाद का अतीत आप देखिए, उदारवाद ने इसी संघर्ष किया। मध्यकाल में सब क्या था? जाति धर्म भाषा, और फिर मानव को उसी में लपेटना चाहते हो, जाति धर्म भाषा। और खास बात है, अभी उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच का टकराव मुझे दिखा। अब कोई महिला थी, अमेरिका से आई थी, अब गांव में पहुंची। भाई अमेरिका का पहनावे अलग है, जैसे गांव पहुंचे कहा साड़ी पहन लो, ये कपड़ा ठीक नहीं है। लास्ट में भड़क गई, उसने कहा मैं यहाँ शिक्षा लेने आई हूँ, उपदेश लेने आई हूँ, और मैं देख रहा था, मैं ध्यान से बैठ के, ओ माय गॉड, मल्टीकल्चरलिज्म वर्सेस लिबरलिज्म। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला यही है। यानी आपको आपके जीवन में हर जगह चीज दिख जाएगी। अब देखिए यहाँ पे समस्या कहाँ पर आती है। अब उदारवादी ये कहता है, अब बहुसंस्कृतिवादी क्या कहेगा? मल्टीकल्चरलिस्ट क्या कहेगा कि अगर अमेरिका में कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है तो वो क्या कहेगा? सुनो, नमाज में आना जरूर, फ्राइडे को नमाज में तुम आना, और अगर नहीं आए, यानी आप ये देखिए, क्या सांस्कृतिक समुदाय के नाम पर व्यक्ति के व्यवहार को बाध्य किया जा सकता है? और हकीकत की बात यही है कि जो कनाडा में जो भारत से लोग गए हुए हैं, जिनको नागरिकता मिल गई है, वो कतई विदेशियों से शादी नहीं करना चाहते। जिनको नागरिकता नहीं मिली है उनकी प्राथमिकता विदेशियों से शादी करने की है, क्योंकि विदेशियों से शादी का मतलब है कि वहां बसने का एक लाइसेंस। अब सवाल है, अब बताइए उदारवाद ने हमें क्या सिखाया? आजादी। अब एक व्यक्ति को बाध्य किया जा रहा है कि जाके नमाज अदा करे। आजादी हमने छीना के नहीं, क्योंकि आजादी में बाध्यता नहीं होती। अब हम किसी व्यक्ति को बाध्य कर रहे हैं, कपड़ा पैसा पहने, शादी ऐसा करे, जीवन शैली ऐसे अपनाए। तो उदारवाद तो कहता है कि नहीं भाई, अपने मन से काम करिए। यहीं पर उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच बड़ा टकराव आ जाता है। हमने पहले बता दिया कि अगर अब कोई परिवार है, अब कोई सिख समुदाय का व्यक्ति है, सिख समुदाय का व्यक्ति है, वो शादी किससे करना चाहता है? किसी अंग्रेज से। ताऊ अब राजी नहीं है, ताऊ उसको ठांस रहा है कि नहीं, ऐसी परमिशन नहीं मिलेगी। अब कोई भारतीय व्यक्ति है, कपड़ा बिल्कुल पहने नहीं चाहता। अमेरिका में क्या होता है, कपड़ा पहनना न पहनना आपकी मर्जी है। अच्छा, हमारे यहाँ तो अभी लोगों का ऐसा कल्चर नहीं है, ये कपड़ों पर भी हम घूर देते हैं, ऐसा पहना है। वहां बचपन से लोग देखते हुए हैं। भाई स्विमिंग पूल से आए और स्विमिंग पूल के कॉस्ट्यूम में चले आए, स्विमिंग पूल कॉस्ट्यूम से घर पे चले आए, कोई देखने को बचपन से सब देखते हुए अभ्यस्त हो गए हैं। तुम्हारा कोई नई बात नहीं है, हमारे इस बात को बड़ी ध्यान से हम देखते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब बताइए, कल्चर के नाम पर व्यक्ति की आजादी में खलल है या नहीं है? तो आपने तो कहा कि बहुसंस्कृतिवाद उदारवाद के बीच सामंजस्य कर लिया जाएगा। हमें तो मामला उल्टा दिख रहा है।
हमें तो मामला उल्टा दिख रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है, और यही वो कारण है कि क्यों उदारवादी समुदाय से डरते हैं। याद रखिए, टीचर भी खतरनाक प्राणी होता है। क्यों? कहीं ना कहीं आजादी आपको खत्म करता है। अब टीचर रहेगा इसका मतलब कुछ खा उसके सामने खा पी नहीं सकते। पिता पिता भी आजादी खत्म ही तो करता है। तो ये बात मैंने पहले कही थी, इसे आजाद पसंद लोग परिवार को, समाज को, कल्चर को बिल्कुल नहीं मानते। भाई कल्चर का कोई प्रमाण तो है नहीं, विज्ञान तो है नहीं, तो छोटा सा जीवन मिला है दोस्तों, तर्क के हिसाब से अपने हिसाब से जी ले, या परिवार, धर्म, विद्यालय, विश्वविद्यालय इनकी मान्यताओं को स्वीकार करते रहे। चर्च तो हस्तक्षेप कर सकता है। अब किसी मुस्लिम व्यक्ति को फ्राइडे में नमाज में आने का बिल्कुल मन नहीं है, समुदाय बाध्य कर रहा है, नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा, कल्चर का मामला है। और सवाल है महिलाओं को, महिला तो कहती है भैया ये सबसे समस्या तो हमारे ऊपर आती है, सारे कल्चर के वाहक तो हम ही समझे जाते हैं, इस सारे मामला किस पे चलता है, यहाँ टकराहट है। इसका फिर समाधान होगा कैसे? लिख लीजिए। किमलिका ने उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच समन्वय करने का प्रयास किया है। उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच समन्वय करने का प्रयास किया है, जिनके अनुसार उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच समन्वय करने का प्रयास किया है, जिनके अनुसार बहुसंस्कृतिवादी दो प्रकार के हैं। जिनके अनुसार बहुसंस्कृतिवादी दो प्रकार के हैं। पहला, अच्छे बहुसंस्कृतिवादी, और दूसरा बुरे बहुसंस्कृतिवादी। अच्छे बहुसंस्कृतिवादी और दूसरा बुरे बहुसंस्कृतिवादी। गुड मल्टीकल्चरलिस्ट और बैड मल्टीकल्चरलिस्ट। अगले पैराग्राफ से, अच्छे बहुसंस्कृतिवादी वे हैं जो अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करते हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति को उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं करते, जबकि किमलिका बुरे बहुसंस्कृतिवादियों को स्वीकार नहीं करते। जिनके अनुसार समूह की संस्कृति की रक्षा के नाम पर समूह की संस्कृति की रक्षा के नाम पर व्यक्ति को
समूह की संस्कृति की रक्षा के नाम पर व्यक्ति को बाध्य अथवा विवश किया जाता है। समूह की संस्कृति की रक्षा के नाम पर व्यक्ति को बाध्य अथवा विवश किया जाता है। तो यही सामंजस्य है। इसका हम किमलिका किसको मानेंगे, गुड मल्टीकल्चरिस्ट को या बैड को? तो आपको कल्चर रखने का अधिकार है, लेकिन अपने ही किसी सहयोगी को, व्यक्ति को, परिवार के सदस्य को बाध्य करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब कल्चर और उदारवादी मूल्य ये दोनों एक साथ चल सकते हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, जबकि शेला बेन हबीब ने बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना की है। शेला बेन हबीब ने बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना की है और कॉस्मोपॉलिटन बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना की है और कॉस्मोपॉलिटनिज्म को स्वीकार किया है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म को स्वीकार किया है। बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना की है, कॉस्मोपॉलिटनिज्म को स्वीकार किया है। तो आप जानते हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि संस्कृति की रक्षा के नाम पर क्योंकि संस्कृति की रक्षा के नाम पर संस्कृति की रक्षा के नाम पर महिलाओं को पुनः पराधीन बनाए जाने का षड्यंत्र किया जाएगा। संस्कृति की रक्षा के नाम पर महिलाओं को पुनः पराधीन बनाए जाने का षड्यंत्र किया जाएगा। पुनः पराधीन बनाए जाने का षड्यंत्र किया जाएगा। इसलिए अब आज भी आप देखेंगे, जब भारत में कई बार है, अब ये फिल्म नहीं आएगी, हमारे कल्चर खिलाफ है, ये फिल्म नहीं आने देंगे, इस फिल्म को बैन किया जाए, सेंसर किया जाए, ये सब धर्म, जाति, भाषा के नाम पे तो होता है। इस बारे में बड़े मतभेद हैं कि इसको कितना स्वीकार किया जाए, कितना स्वीकार न किया जाए। यहीं पर उदारवाद की पूरी बहस समाप्त। अब हम कुछ प्रश्न आपको बता दें और पहले हम देख लें क्या आपने पूछा है। किसी का आरक्षण भेदभाव कैसे हुआ? देखिए, आरक्षण भेदभाव है सकारात्मक, भेदभाव तो वही है भाई, सीधी सी बात है। किसी को हम क्वालिफाई 970 नंबर पर करा रहे हैं और किसी क्वालिफाई 940 नंबर पर करा रहे हैं, भेदभाव किया कि नहीं किया? लेकिन इसे हमने क्या कहा, संरक्षणात्मक भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव। आप ऐसे समझिए, बच्चे के साथ हम भेदभाव करते कि नहीं? बच्चे के साथ वही कानून लागू कर देंगे जो वयस्क के साथ लागू करेंगे, लेकिन बच्चे के साथ भेदभाव इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी स्थिति वंचित की है। महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, ये भेदभाव सकारात्मक कहलाता है, क्योंकि भेदभाव शोषण के लिए नहीं, उनके उत्थान के लिए है। भेदभाव तो वही है। किसी का पंथ निरपेक्ष है, एक शब्द में कहिए, भौतिकवाद का दूसरा नाम पंथ निरपेक्ष है। लेकिन ये पूरा डिबेट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आता है, हम उसको पढ़ेंगे आगे चल के आईजीपी में। 14 नवंबर को पार्टी मतलब क्यों? नवंबर क्या है? चिल्ड्रंस डे। अच्छा, उसमें पार्टी। अच्छा, तो मिलेट मॉडल मैंने बता ही दिया। मिलेट मॉडल का सीधा सा मतलब है कि जहां राज्य किसी तरीके से कल्चर में हस्तक्षेप न करे, चाहे वो बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, बल्कि उसको बढ़ावा दे। तो कोई अच्छा मिलेट मॉडल में किसी प्रकार के कोई स्कार्फ पहनना चाहे वो पहने, अपने सांस्कृतिक कानून लागू करना चाहे वो लागू करे। किसी का उदारवाद किसका हित चाहता है? देखिए, अभी तक पूरी डिबेट में पढ़कर हमें ये लगता है उदारवाद का ये दावा है, हर विचारधारा का दावा है कि वो हर नागरिक का हित चाहता है। और उसके आलोचक अलग बात कह सकते हैं,
और इसलिए आप याद रखिए, कोई विचार उतना प्रभावी माना जाएगा जितनी उसकी स्वीकृति होगी। और आज ये हकीकत की बात है, भले उदारवाद के सामने तमाम चैलेंजेस हो, लेकिन आज भी एक विचारधारा जो दुनिया को डोमिनेट कर रही है, उसका नाम क्या है? उदारवाद। चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, हर जगह इस मूल्य को स्वीकार किया जा रहा है। और ये बात तो हम आगे चल के देखेंगे भी, इसलिए फ्रांसिस फुकुयामा ने इसके पक्ष में तर्क भी दिए हैं कि जितनी विचारधाराएं हमने अभी तक देखी उसमें क्या खामी थी, उदारवाद कैसे उनसे अच्छी है। और आगे जितनी विचारधाराएं पढ़ेंगे हमें अपने आप उसका मूल्यांकन मिल जाएगा कि उदारवाद, लेकिन हकीकत की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उदारवाद दुनिया की एकमात्र विचारधारा है, लेकिन उदारवाद से प्रभावित समय दूसरा कोई नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रश्न लिखिए। प्रश्न आप प्रीवियस सर के भी पूछ सकते हैं और आपको मैं बता दे रहा हूं। अब कैसे प्रश्न लिखने में चैलेंज आता है, कैसे मान लीजिए हमने सारी बात पढ़ ली। देखिए, प्रश्न दो प्रकार का है, या प्रश्न को ऐसे देख लीजिए, अभी का जो ट्रेंड आ रहा है, हम प्रश्न को दो तीन तरीके से बांट लें। अभी का जो ट्रेंड दिख रहा है, पहले का जो ट्रेंड था, उसमें जब क्वेश्चन पेपर आप लेके बैठते हैं, मैंने कहा अभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा प्रोफेशनल पढ़ना चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कम कहना, ज्यादा कहना, ये सब तो बड़ा भावनात्मक अप्रोच होता है। इसका मतलब है, प्रोफेशनल अप्रोच का मतलब है क्वेश्चन पेपर देखिए, सिलेबस देखिए, अपने पास उपलब्ध समय देखिए, और फिर जितना हम लिख सकते हैं वो स्पेस देखिए। उसके बाद तय करिए क्या चीज पढ़ें, क्या छोड़ें, कितना पढ़ें। अपने आप इस बात का सबसे अच्छा जवाब आपको मिलेगा और आप दे पाएंगे। कैसे? तो क्वेश्चन पेपर जब भी आप बैठिए, ऐसे नहीं एक प्रश्न देख लिया। और एक बात हमेशा हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, सॉल्व पेपर कभी मत खरीदिए, अनसॉल्व पेपर खरीदिए। कि सॉल्व पेपर में जो लिख रहा है, जो लिखा जाता है, वो बहुत ही ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं आलोचना करने से मैं बचना ही चाहता हूं, भाई हमें क्या जरूरत है, हम समाज सुधारक थोड़े हैं। लेकिन आपके जो हमारी क्लास में है उसको बताना मेरा फर्ज है कि उन चीजों को पढ़ने से बचिए। कई बच्चे गड़बड़ी, मैं ये बात इसलिए बोल देता हूँ, कई के बच्चे आते हैं मेरे पास कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, वो मानक नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगा कई बार। अब कई बार प्रॉब्लम है कि मैंने कोई चीज बता दिया, तो आप उसके इतर स्रोत अगर देख रहे हैं तो एग्जामिनर उसको मानेगा नहीं मानेगा, इस बात में डिबेट हो जाता है। और आप ये भी आप देख लीजिएगा, इस बार से जो भी लोग यूजीसी एग्जाम देना चाहेंगे, यूजीसी एग्जाम के क्वेश्चन टफ आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि, और जो आप सोचते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ के यूजीसी एग्जाम पास कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। तो वो एग्जाम में आप देखिएगा, इसका मतलब क्या मानक होता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, ये हमें पता होना चाहिए। और फिर क्वेश्चन पेपर लेके बैठे, पहले ये देखिए इस साल में कैसा सवाल आया, क्वेश्चन का नेचर, ट्रेंड कैसे। यही बात पीटी में करना, ये मेंस में करना है। पीटी में गड़बड़ क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, टिक करते चले गए, हर कुछ पढ़े जा रहे हैं। अरे यही तो मूल समस्या है। हमें यही समझ, प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है। पहले क्वेश्चन पर ध्यान से बैठ के देखिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार। जो एग्जाम आप दे रहे हैं, पहले उसके क्वेश्चन पर देखना सीखिए, उसको एनालाइज करना सीखिए, क्या आ सकता है, क्यों आ सकता है, उसको आप देखिए ध्यान से। तो पहला प्रश्न है जो कि उदारवाद के समग्र टॉपिक से पूछा गया है। यही उदारवाद जितना हमने पढ़ा, होलिस्टिकली उदारवाद से पूछा जाएगा। इस समय ये ट्रेंड कम है। आप 5 साल पेपर को लेकर बैठिए तो आप देखेंगे, जैसे पहला एक सवाल है जो अभी प्रीवियस ईयर पूछे गए, वो सवाल एनालिसिस कर लें, उसके बाद फिर क्या पूछा जाएगा वो तरीका मैं आपको बता दूं। ऐसे हर पार्ट में कर लीजिए, जीएस में। अब समग्र का मतलब है, एक बार का ये आईएएस का सवाल पूछा गया है, ईयर आप देख लीजिएगा। एक बार पूछा गया है कि आप इस मान्यता से सहमत है कि उदारवादी सिद्धांत क्या इस मान्यता से सहमत है कि उदारवादी सिद्धांत अणुवादी है, उदारवादी सिद्धांत अणुवादी है। इस संदर्भ में समुदायवाद की मान्यता का विवेचन कीजिए। विवेचन कीजिए। दूसरी बात, ये आईएएस में पूछा गया सवाल है, इसका मतलब ये होलिस्टिकली उदारवाद पे पूछा जा रहा है कि उदारवादी सिद्धांत अणुवादी मान्यता पर आधारित है। इस संदर्भ में उनकी समुदायवादी मान्यता या उनका सोशल थीसिस क्या है।
असल थीसिस हो जाए तो समुदायवाद पूछा गया है, कुछ फ्रेज पूछे समुदायवादी पूछा गया, स्पष्ट है। अब स्टेट के एग्जाम पर आप आइए, यूपीपीएसएस एग्जाम आप देखिए, यूपीपीएसएस में, बीपीएससी में, तब फर्क आपको लग जाएगा। विषय वही है, थोड़ा सा जो हमें सतर्कता बरतनी है। अब अगर आप यूपी और बीपीएससी के सवाल आप देखेंगे तो उसमें यूपीपीएसएस और बीपीएससी दोनों का ट्रेंड लगभग एक है। तो उसमें उदारवाद से होलिस्टिकली सवाल पूछा जा रहा है। कैसे? उदारवाद का विकास बताइए, उदारवाद का विकास बताइए, उदारवाद के विभिन्न चरण बताइए, और खास तौर पे समकालीन विभिन्न चरण बताकर समकालीन उदारवाद पर फोकस है। ये स्टेट एग्जाम में तो थोड़ा सा चीजें पूछने का, स्टेट एग्जाम में पूछने का तरीका होलिस्टिक ज्यादा है। और अब खास तौर पे आप याद रखिए, अगर बीपीएससी में तो 600 शब्दों के अभी भी सवाल आते हैं, 5 ही सवाल आ रहे हैं, तो उसमें तो फिर आपको ऐसा सवाल होगा ही जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाए। इस वजह से भी प्रश्न का नेचर वहां बदलेगा। अब आईएएस के वर्तमान ट्रेंड के प्रश्न आप उठा के देखिए, पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड आप देखें तो आईएएस में क्या पूछा जा रहा है? ये सीधा पूछा जा रहा है, नव उदारवादी विचारधारा क्या है, टिप्पणी करिए। सीधा केवल एक पार्ट से। इस बार पूछा गया हेयक का न्याय का सिद्धांत क्या है, टिप्पणी कीजिए। सीधे पूछा जा रहा है। फिर पूछा गया कि नव उदारवाद पूछा गया, हेयक से पूछा गया। फिर भीखू पारीक का बहुसंस्कृतिवादी क्या है, टिप्पणी कीजिए। भीखू पारीक का बहुसंस्कृतिवादी क्या है, टिप्पणी करिए। यानी अगर आईएएस क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे बिल्कुल एकदम से कंटेम्पररी टच लिए हुए है, एक डायमेंशन से पूछा जा रहा है आईएएस के। अब ये देखिए, इसलिए कहा जाता है कि हर कई में 2-2, 4-4 साल के बाद बड़े ट्रेंड में चेंज होता है। एग्जामिनर चेंज हो जाता है, टेक्स्ट चेंज हो जाती है। कई बार हम प्रॉब्लम क्या, मान लीजिए हमने किताब बीएम पढ़ा था, हो सकता है आज वो एग्जामिनर के लिए वो टेक्स्ट बुक ना हो, रेफरेंस कुछ और हो। तो पहले ध्यान से पहले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना सीखिए, उसके बाद हमें उत्तर देखना सीख रहे हैं। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उदारवाद से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए। अच्छा, कई लोगों ने रॉल्स के सवाल पूछे हैं, तो अभी न्याय हमने आपको नहीं बताया है। रॉल्स का हमने केवल रेफरेंस दे दिया है उदारवाद के संदर्भ में, बाकी हमने न्याय हमें अलग से पढ़ना है, तो न्याय हम अलग से पढ़ेंगे। लिबर्टी, इक्वलिटी, जितने सवाल आपको उदारवाद के संदर्भ में है वो आप पूछिए, बाकी नहीं। क्या आप प्रश्न क्लिक कीजिए। इक्कीसवीं सदी में उदारवाद के समक्ष उदारवाद के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों उदारवाद के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, हमने सारी बात उदारवाद में पढ़ ली। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसे हमें सोचने की हमेशा आदत होनी चाहिए कि जैसा हमने पढ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कोई भी सवाल आए और हमारे पास जवाब हो पहला, क्योंकि जो हमने उदारवाद में कंटेंट आपको बताया, कंटेंट इससे ज्यादा नहीं है। आपके पढ़ने का दायरा तब ठीक हो जाता है जब आपको लग जाए कंटेंट इतना ही है, इसी को बार बार हमें रिपीट करके पढ़ना है। कुछ भी आ जाए तो जितना आप रिपीटिशन करेंगे बार बार तो आपको इंटरनलाइजेशन होगा और किसी प्रश्न का जवाब लिख लेंगे।
तो अगर आप देखें उदारवाद की चुनौतियां, तो यहाँ पे क्लासिकल का मतलब है वेलफेयर लिबरलिज्म, ये सब बात नहीं। वर्तमान में क्या चैलेंजेस है और जो हमने पढ़ के देखा, क्या चैलेंज आपको मिला, कुछ गेस करिए। तो देखिए, ठीक, कुछ बात आपने ठीक बताई। तो उदारवाद का चैलेंज पहला क्या है, आप देखेंगे भाई 21st सेंचुरी का मतलब है पूरा डिबेट आएगा समतावाद और लिबर्टेरियनिज्म पे। हाँ, एक दो लाइन में आप शुरू कर सकते हैं कि उदारवादी विचार लॉग जितना पुराना है, समय समय पर उसमें अनेक परिवर्तन हुए। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि आखिर में आजादी को महत्व दिया जाए या सामाजिक सुरक्षा को। आपको लगता नहीं कि पूरा उदारवाद और समतावाद के बीच में मूल झगड़ा कहाँ पे है? चैलेंज तो यही है, और ये चैलेंज पूरी दुनिया में है, अमेरिका में भी है। अमेरिका और डेमोक्रेट रिपब्लिकन के बीच में, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, उदारवादी है, तो डेमोक्रेट रिपब्लिकन के बीच झगड़ा होता क्यों है कि वेलफेयर प्रोग्राम ज्यादा होने चाहिए या आजादी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे उदारवादी देशों में इस बात पर झगड़ा चलता है कि टैक्सेशन की मात्रा ज्यादा हो या कम हो, ये भी बात का सवाल है। तो जो टैक्सेशन की मात्रा ज्यादा करेगा, आजकल उदारवादी देशों में यही झगड़े चल रहे हैं। तो अब इसी को आप समतावाद और नव उदारवाद के डिबेट को देख लीजिए कि मूलतः मुद्दा क्या है। सामाजिक सुरक्षा का पक्ष कौन लेगा? समतावादी। आजादी के समर्थक कौन होंगे? नव उदारवादी, लिबर्टेरियनिज्म। बस इतनी बात है। लिखते समय विश्लेषण मुख्य होना चाहिए, विचार मुख्य होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में विचारक के नाम आ जाए तो उसी संदर्भ में ब्रैकेट में आप लिख दीजिए। हम रेफरेंस देते हुए चलते हैं, अन्यथा सबसे मुख्य क्या है? विचार, विश्लेषण। आपके आइडियाज क्लियर होने चाहिए ना। दूसरा डिबेट किस बात पे होता है? अब जो पहले संबंधित होता है, उदारवाद के चैलेंज दूसरे क्या है? किस तरीके से राज्य की भूमिका तटस्थ होनी चाहिए या कल्याणकारी? तो इसी बात को आप कह सकते हैं सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता की डिबेट क्या है। एक बार इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट में सवाल पूछा गया था कि किस तरीके से आईआर में सुरक्षा बनाम न्याय का जो मामला है, या आईआर का सवाल है, तो जो सिक्योरिटी की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, यही तो उदारवाद के सामने आज भी अमेरिका से लेकर कुछ एग्जाम्पल उसमें अमेरिका में लिख दीजिए। अभी आप देखेंगे ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री के त्यागपत्र हुए, वो टैक्सेशन के मुद्दे पे थे। तो आज भी उदारवाद के सामने संकट है, चाहे ओबामा रहे हो राष्ट्रपति अमेरिका के, अभी बाइडेन है, डेमोक्रेट है। तो इन्हीं मामलों पर भारत में भी कहीं न कहीं अब कांग्रेस कई बार बीजेपी का विरोध करती है कि आप उदारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप शायद सामाजिक सुरक्षा कमजोर कर रहे हैं। लेकिन हर पार्टी दावा करती है कि नहीं, वो सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखती है। पहला चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज है कि राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए या राज्य की भूमिका ज्यादा होना चाहिए। ये अपने आप में दूसरा डिबेट है। फिर समतावाद और लिबर्टेरियनिज्म का मुद्दा आ जाएगा। भाई यही तो 21st सेंचुरी का उदारवाद है। तीसरा चैलेंज कहां से आएगा कि उदारवाद में व्यक्ति को महत्व दिया जाए या समूह को, व्यक्ति को महत्व दिया जाए या समुदाय को। इसे याद रखिए, बहुसंस्कृतिवाद का एक पार्ट है समुदायवाद। जब किमलिका ने इस बात का उल्लेख किया है तो किमलिका ने कहा है कि बहुसंस्कृतिवाद के मूल 3 डिबेट हैं। किमलिका ने समुदायवाद को बहुसंस्कृतिवाद का एक हिस्सा माना है। यानी बहुसंस्कृतिवाद का पहला डिबेट है कि उदारवाद बनाम समुदायवाद, दूसरा डिबेट है कि बहुसंस्कृतिवाद बनाम उदारवाद, तीसरा डिबेट है कि बहुसंस्कृतिवाद और राष्ट्र निर्माण। तो आपको याद दिला दें, किमलिका की बात माने समुदायवाद बहुसंस्कृतिवाद का ही हिस्सा है। बस एक बात पे फर्क आप कर सकते हैं कि समुदायवादी समुदाय की बात करते हैं, बहुसंस्कृतिवादियों का मूल ध्यान अल्पसंख्यकों की संस्कृति पर है। बहुसंस्कृतिवादियों का मूल ध्यान कहाँ है? अल्पसंख्यकों की। अदरवाइज किमलिका की बात आप देखेंगे तो समुदायवाद बहुसंस्कृतिवाद का एक छोटा सा हिस्सा है।
समुदाय, यही तो झगड़ा है। व्यक्ति का महत्व ज्यादा होना चाहिए या परिवार का, धर्म का, कल्चर का, या आप इसे कहिए कि उदारवाद में पहचानगत राजनीति का मुद्दा, उदारवाद में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये डिबेट है। यही तो चैलेंजेस हैं। और ये चैलेंज तो कहीं न कहीं उदारवादी विचारधारा के अंदर के चैलेंज आते हैं। ये तो ऐसे चैलेंज उदारवादी विचारधारा के अंदर के हैं। आज के दौर में कुछ बाहर के भी चैलेंज हैं, जैसे कि उदारवाद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? साम्यवादी चीन, आक्रामक रूस। ये उदारवाद के लिए 21वीं शताब्दी में आज के दौर में सी जिनपिंग वह न केवल अमेरिका को पीछे करना चाहते हैं, बल्कि सी जिनपिंग का मूल उद्देश्य क्या है? उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों को पीछे करना चाहते हैं। सी जिनपिंग एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा? साम्यवादी मूल्यों पर नहीं, वो कैसा होगा? उदारवादी मूल्यों पर, बाजारवादी मूल्यों पर। और सोवियत संघ ने भी ऐसा करने का प्रयास किया था, लेकिन सी जिनपिंग की मान्यता ज्यादा प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि आज चीन आर्थिक रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रसिया और चीन के सपोर्ट ने अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। ये उदारवादियों के 21वीं शताब्दी में चैलेंज है। इसके अलावा एक आध लाइन आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि पर्यावरणवादी आंदोलन, नारीवादी भी उदारवादी की मूल मान्यताओं को चुनौती देते हैं। लेकिन खास तौर पे आप देखेंगे उदारवादियों की सबसे बड़ी समायोजनशीलता क्या रही है? इन लोगों ने जितने विरोध इनके स्वर उठे सबको अपनी पार्टी मिला लिया। जैसे बीजेपी, आप देखेंगे सारे कांग्रेस के लोगों को अपने मिला लिया। हेमंत शर्मा जो आपका असम के मुख्यमंत्री, किसके नेता थे? कांग्रेस के। गुजरात के हार्दिक पटेल कहां से थे? कांग्रेस के थे। तो यानी इसका मतलब है कि यही काम, यानी इन लोगों ने, उदारवादियों ने क्या किया कि सबको अपने ढांचे मिलाते चले गए। इसीलिए अगर देखा जाए कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा चैलेंज है उदारवादियों के लिए वो है राइजिंग चाइना। ये आपका पॉइंट हो गया। किसी प्रश्न को लिखते समय 2-3 बातें, छोटे सेंटेंस हो, छोटे पैराग्राफ हो, लिखने का तरीका आपको ठीक हो, स्पेस अच्छे से हो, कायदे से आप लिखिए और फिर रेफरेंसेस देते चलिए। लेकिन सबसे प्राथमिक जो होता है विश्लेषण और समझ। आप अगर अपने सब बात कह दी कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, लेकिन उसका अगर एनालिसिस क्लियर नहीं है तो एग्जामिनर कभी आपको रिवार्ड नहीं करेगा। भाई आप बता दिए उदारवाद क्या है, फिर चैलेंज क्या है, तो ये सब तो कॉन्सेप्चुअल मामला बनेगा। और हम फिर कब, जितने प्रश्न छोटे हैं, आप देखेंगे जब छोटे मात्रा में सवाल आते हैं तो वहां आपकी संकल्पनात्मक स्पष्टता की जानकारी ज्यादा आवश्यक होती है। आपको नॉलेज कितना है वो तो एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा है, आपको प्रिसाइजन और क्लियरिटी है कि नहीं है। बहुत विस्तार आप कर नहीं सकते। तो यही है, आपको एक एग्जाम्पल में बताया। तो जिस पॉइंट्स आप लगा लेंगे फिर शुरू कर दीजिए उसको। और भूमिका, जैसे आप कहते कई बार तो मैं भूमिका 10 मार्कर्स में बिल्कुल कुछ भूमिका उनका मत लिखिए, निष्कर्ष हर क्वेश्चन में लिखिए। तो निष्कर्ष हर क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे कि जैसे कि कोई भी आप निष्कर्ष लिख दीजिए और भूमिका, कोशिश करिए कि भूमिका निष्कर्ष लिखने का आदत बने, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और अभी मान लीजिए कि इतने, जैसे हम बार बार कहते हैं सब लोगों को स्टेजेस अलग अलग है। कई लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कई लोग 3-4 बार पढ़ चुके हैं। तो हर वक्त लिखने के लिए भी एकदम प्रयास न करें। हम जैसे और आगे आगे बढ़ेंगे, उदारवाद हम अभी 20 बार रिपीट करेंगे, 1 बार नहीं। स्वतंत्रता पर आएंगे तब उदारवाद, समानता पर आएंगे तब उदारवाद, न्याय पर आएंगे तब उदारवाद। बाकी भी सारी विचारधाराएं बिना उदारवाद कंपैरिजन में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे जैसे चीजें स्पष्ट और होती जाएगी, बस पढ़ने पर खूब ध्यान दीजिए। तो ऐसे नहीं लिखने पर एकदम मारामारी मचा दीजिए, आराम से। एक तरीका बता रहे, जिन लोगों 3-4 बार पढ़ चुका है वो बार लिखने का प्रयास करें। हर चीज आराम से हो जाती है, हड़बड़ी करेंगे तो कोई शॉर्टकट होता नहीं। एक सवाल और लिखिए। हाँ, जैसे निष्कर्ष पर कैसे लिख देंगे। अब देखिए, कुछ आपको इधर उधर जोड़ने जाड़ने की आदत होनी चाहिए कि 21वीं शताब्दी में आज भी आप देखेंगे समूचे विश्व में उदारवाद सबसे प्रभावशाली विचारधारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फ्रांसिस फुकुयामा की बात हम नहीं मान सकते कि उदारवाद दुनिया में एकमात्र विचारधारा है। इसका मतलब आईएएस में अगर प्रश्न के ट्रेंड को देखेंगे तो शास्त्रीय उदारवाद, कल्याणकारी राज्य, इससे सवाल पूछा जाए हमें डाउट है। आईएएस का ट्रेंड ये है। स्टेट एग्जाम में कुछ भी पूछा सकता है। अगला प्रश्न लीजिए।
एक बार लिख के देखिए, तब तो आप सोचेंगे कितना हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। कई बार ऐसा हमें लगता है ये भी लिख सकते हैं, वो भी जब आप लिखेंगे तब पता चलेगा कितना स्पेस मिलता है, कितना हम लिख सकते हैं। तो एक बार लिख के देखिए। उदारवाद नारियों को स्वतंत्रता देता है, फिर भी नारीवादी क्यों आपत्ति करते हैं, तो नारीवाद में आपको बता देंगे। थोड़ा वेट कर लीजिए, अब इसका जवाब मिल जाएगा। एक सवाल किसी ने पूछा है, लिख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो मैंने कहा आपको प्रीवियस ईयर आप पूछ लीजिए, मैं आपको ऐसा सवाल बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल हल करने का हो सकता है कि वो एज इट इज रिपीट न करे। तो आप में थोड़ी ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए कि हमने सब चीज, होता क्या है, मैंने सब चीज आपको बता दिया, एग्जामिनर ने प्रश्न चेंज कर दिया। मैंने कितनी बात आपको बताई, उदारवाद की विषय वस्तु इससे ज्यादा नहीं है। अब इससे ज्यादा उदारवाद अगर पढ़ने का प्रयास आप कर रहे हैं तो आप खतरों खिलाड़ी हैं, अनुसंधान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके ज्यादा वैरायटीज है नहीं। अब उसके अलावा रिसर्च का स्कोप ही बचता है कि हम किमलिका की एक ही बात पर उनकी किताब पढ़ने लगे, सारी बात आगे बढ़ाने लगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं करते। तो हमें पता चलेगा कि इतना ही इसका कंटेंट है, तो इसी बात को हम 25 बार पढ़ के उन्हें जाए, कैसा पूछेगा जवाब दे देंगे। अब ये प्रीवियस ईयर का सवाल लिख लीजिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं, लिख लीजिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि उदारवादी सिद्धांत परमाणुवाद पर आधारित है? अच्छा, कुछ लोग हमारी बात सुनते ही नहीं, उनको लगता है भाई हमें तो वही पूछना है, करना है, सर चाहे कुछ भी बोलते रहे। हमने कहा कि रॉल्स का न्याय बताने, 3 सवाल है मेरे पास रॉल्स के न्याय के आगे। अब थोड़ा सा कभी कभी मेरी बात सुन लिया करिए, और सुना मत करिए। पिया जाता है, टीचर की बात क्या करते हैं, पीते हैं। और इसलिए मैंने किसी शायर को अभी सुना था, आंखों से पिलाती हूं। कमाल की बात है। अच्छा, विचारक का अप्रोच, फिलोसफर का अप्रोच, शायर का अप्रोच ऐसा होना चाहिए। इसलिए आप सुनते हैं या पीते हैं? सुनेंगे तो उसके बाहर जाने के चांसेस होते हैं। इधर सुने, उधर चले गए। तो अच्छा, इसलिए पीने इंटरनलाइजेशन करना, आराम से शब्दों के मतलब समझना। भाई टीचर के साथ रहने का तो यही मतलब है, इन्फॉर्मेशन ही लेना है, फिर तो सब नोट्स में लिखा ही हुआ है। तो आराम सुनिए कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं, न्याय आगे बताना है, तो आप क्यों अन्याय कर रहे हैं? थोड़ा धैर्य तो रखिए। क्या लिखा आपने? क्या आप विचार से सहमत हैं उदारवादी सिद्धांत परमाणुवाद पर आधारित हैं, जबकि समुदायवादियों की एक सामाजिक स्थापना होनी चाहिए, या समुदायवादियों की एक सामाजिक स्थापना, सोशल थीसिस होती है? समुदायवादियों की एक सामाजिक स्थापना या सोशल थीसिस होती है? अपनी तर्क रेखा प्रस्तुत कीजिए। समुदायवादियों की एक सोशल थीसिस होती है, अपनी तर्क रेखा प्रस्तुत कीजिए। यानी इसका मतलब है, अब समझ आपको होनी चाहिए इसमें, क्या उदारवाद परमाणुवाद पर आधारित है? कौन है? अगर आप देखेंगे तो शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म और स्वेच्छातंत्रवाद, नव उदारवाद, इनकी मान्यता किस पर है? परमाणुवाद कर लीजिए, अणुवाद पे कर लीजिए, इनकी मान्यता परमाणुवाद और अणुवाद पे आधारित है। अब यहाँ खास तौर पे है
बातों को जोड़ दीजिए। अब ऐसा नहीं कि अब देखिए हमने आपको पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज मैंने कहा लिखवा दिया मैंने आपको, लेकिन ऐसा सीधा सवाल आएगा इसके चांसेस कम है। स्टेट एग्जाम में आएंगे, आईएएस में नहीं आएंगे। अच्छा, उसमें स्टेट एग्जाम में लोग गड़बड़ क्या करते हैं, स्टेट एग्जाम में अब मैंने सवाल आपको बता दिया, आपको सीधा सटीक मिल गया, उसमें क्या करिए कुछ फ्रेज है वो यूज करिए। तो अब बच्चे कहीं सॉल्व पेपर लेके देखने लगते हैं, उसमें ज्यादा है, ये है वो है। आप याद रखिए किस रेफरेंस को एग्जामिनर मानेगा और क्या पढ़ते हैं, दोनों बात तो बड़ा फर्क हो जाता है। कई बार स्टेट एग्जाम में सब बच्चे गलती कर देते हैं, तो सोचते हैं कि चलो अच्छा सर ने तो बताया है, ये लगता है कि तुम थोड़ा और हम जोड़ जाड़ लें। जहां जोड़ने का प्रयास किया फिर खतरों खिलाड़ी बन गए, मामला गड़बड़ा जाता है। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई, मुझे पता है कोई प्रोफेसर किस संदर्भ में किस टेक्स्ट को रेफरेंस के तौर पे लेगा, भाई ये एकेडमिक्स से पढ़ने पर पता चल जाता है। तो कई बार हम ऐसे गाइड यूज करने लगते हैं जो हो सकता है खतरनाक बन जाए, तो ऐसा काम करने से बचिए। तो शास्त्रीय उदारवाद, नव उदारवाद यहां से आपने शुरू कर दिया। इनकी मूल मान्यता क्या है, व्यक्तिवाद, परमाणुवाद, यही तो इनकी मान्यता है। अब हाँ, लिखते समय पूरी बात परमाणुवाद का मतलब ये बात बता दीजिए कैसे उदारवादी, बहुत सिंपल सी बात है। आपको हम अभी उदारवाद फिर बता देंगे मार्क्सवाद को शुरू करने से पहले। उदारवादी सीधी सी मानते हैं समाज की मूल इकाई व्यक्ति है और व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, व्यक्ति को आजादी दे दी जाए। तो इसके लिए लॉक के भी नाम लिखिए, नॉजी के भी नाम लिखिए। लॉक ब्रैकेट में यूज करते रहिए, बल्कि बेंथम ने तो ऐसा कहा था कि सोसाइटी इज अ फ्री फ्लो ऑफ अ सोसाइटी सम ऑफ फ्री फ्लोटिंग इंडिविजुअल्स। बेंथम ने तो इतना तक कहा था कि समाज क्या है, मुक्त व्यक्तियों का एक प्रवाह मात्र है, समाज का अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं। यही बात लॉक ने कही, बेंथम ने कहा। जितने परमाणुवादी हैं वो यही बात करते हैं, इसलिए वो राज्य की भूमिका सीमित करते हैं। और जो व्यक्ति अपने हितों को देख सकता है, व्यक्ति तार्किक है, तो उसके जीवन में राज्य के हस्तक्षेप कोई गुंजाइश से बनेगी नहीं, तो राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए। बड़ा लॉजिकल सी बात है। आप याद रखिए, कोशिश करिए कम से कम चीज रटने की आवश्यकता पड़े, पहले समझ लीजिए भाई यही तो उदारवाद है। इन्हें व्यक्ति और राज्य के बीच एक संबंध तो है। अगर व्यक्ति तार्किक है, व्यक्ति बुद्धिमान है, आप बुद्धिमान है तो हम आपको छोड़ दें कि आप तय करेंगे आपके लिए ठीक क्या है। आप तय करेंगे आपके लिए ठीक क्या है, तो स्वाभाविक रूप में राज्य की भूमिका क्या होना चाहिए, नियंत्रणकारी। राज्य की भूमिका कैसे, चौकीदारी की। राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करे। इसे परमाणुवाद का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति पहले आता है नंबर 1, राज्य सीमित है नंबर 2, राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं होगा नंबर 3। ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। परमाणुवाद का यही तो मतलब होता है। भाई उदारवाद जब भी आप लिखेंगे, सामाजिक उसका आयाम, राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, यही उदारवाद की मूल्य मान्यता है। लेकिन अब आप क्या बताएंगे, लेकिन समुदायवादी, सीधा डिबेट क्या पूछ रहा है, समुदायवादियों की मान्यता क्या है, सोशल थीसिस। लेकिन इस बात को आप आगे बढ़ा दीजिए 1980 के दशक में। अब अगर सैंडल की बात लिख सकते हो तो अच्छा माना जाएगा। रेफरेंसेस कि 1982 में सैंडल ने इसी मूल मान्यता पर आपत्ति व्यक्त की कि व्यक्ति प्रधान अणुवादी जो विचार उदारवाद का वो ठीक नहीं है। तो 1982 में इसके खिलाफ रिएक्शन किसका था, सैंडल का। तो यहां हमने सैंडल की बात कह दी और सैंडल ने कहा सोशल थीसिस पहले आती है। इसका मतलब समुदाय पहले आता है, व्यक्ति नहीं। तो समुदाय पहले आता है, इसका सीधा सा मतलब है। अब आपको कहीं सैंडल के, वालजार के नाम याद हो या उनकी बेसिक सेंटेंस की कि सेल्फ इज सोशल सेल्फ, सेल्फ इज एम्बेडेड सेल्फ, जो कुछ बेसिक सेंटेंस, अगर बेसिक फ्रेज उनकी आदत और अच्छा इंप्रेशन इसका होता है। एक दो फ्रेज आपने यूज कर दिया कि सैंडल ने, वालजार ने और इन लोगों ने ये कहा कि समुदाय पहले आता है, समुदाय का महत्व है और मूल रूप में समुदाय से व्यक्ति बनता है और इसे राज्य की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए। और ये कहते हैं समुदाय का मतलब है परिवार है, धर्म है, राष्ट्र है। इसलिए इन्होंने उदारवादियों की अणुवादी मान्यता को परिवर्तित कर दिया। अब आपके पास अगर स्पेस डिपेंड करता है, स्पेस कितना है, अगर आप बड़ा सवाल है, छोटे में लिखना है, तो आप इस बात को बढ़ा सकते हैं कि उदारवादियों ने समुदाय को पीछे हटाया क्यों था, क्योंकि समुदाय जहां जहां हावी होता है वहां व्यक्ति की आजादी खतरे में जाती है। समुदाय जहां जहां हावी होगा व्यक्ति की आजादी पर खतरा उत्पन्न होगा।
तो समुदायवाद को जिन्होंने भी आगे बढ़ाया, आगे हम पढ़ेंगे, मार्क्सवाद हो, हीगल हो, फासीवाद हो, सब लोगों ने आजादी का बलिदान किया, समुदायवाद की मान्यता। लेकिन लास्ट में बात आप जरूर लिखिए कि हकीकत की बात यह है कि समुदायवादी उदारवादियों के बीच कितने भी झगड़े हों, लेकिन उनकी मूल फाउंडेशन एक है, इसे कहते हैं विश्लेषण। अब ये बात एग्जामिनर अब ये बात पूछ नहीं रहा है, उसी का तर्क रेखा प्रस्तुत करिए। आपका उत्तर कैसा होना चाहिए? विश्लेषणात्मक, यानी कोई क्यों है, हम किसी तर्क को मान रहे हैं, उसके पीछे तर्क दीजिए, विश्लेषण करिए। कई बार गलती करते हैं, ऐसे मैंने तो बहुत सारे उत्तर को देखा जीएस में लोग क्या कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं एनसीईआरटी पढ़िए, विश्लेषण तो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। आप क्या करते हैं, यहां से इन्फॉर्मेशन ले, ये वेबसाइट वो वेबसाइट, उसमें विश्लेषण है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन केवल है। इन्फॉर्मेशन का महत्व सेकेंडरी आता है लिखने में, पहले तो आप तर्क बताएंगे हम मानते क्यों हैं, अस्वीकार क्यों करते हैं। तो लास्ट में आप बात जरूर लिखेंगे, ये विषय की समझ है कि इनके बीच में इतने मतभेद के बावजूद इनकी मूल मान्यताएं समान है। वो क्या है? संविधानवाद, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सहिष्णुता, बाजारवाद, यहां पर इनमें कोई मतभेद नहीं है। इसी एक प्रश्न हमने पढ़ा तो उसी के बहाने में 4 प्रश्न आपको बता दूं भाई, बेसिक तो फ्रेमवर्क यही होगा। ये लिखने के तरीके हैं, ये लिखने का तरीका है आपका। अब अगला प्रश्न आप लिखिए। फिर मैं एक प्रश्न आपको ऐसा बताऊं जो पूछा नहीं गया, लिख लीजिए। उदारवादी उदारवादी चिंतन व्यक्ति और तर्क की प्रधानता पर आधारित है। उदारवादी चिंतन व्यक्ति और तर्क की प्रधानता पर आधारित है। क्या पहचानगत राजनीति का समावेश क्या पहचानगत राजनीति का समावेश क्या पहचानगत राजनीति का समावेश उदारवाद के साथ संभव है? क्या पहचानगत राजनीति का समावेश उदारवाद के साथ संभव है? अब आप बताइए कैसे लिखेंगे? तो देखिए हमने फिर शब्द बदल दिया, पहचानगत राजनीति। इसका सीधा सा मतलब है, बस सीधी सी बात है, समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद। पहचानगत राजनीति का मतलब समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद। अब उदारवाद की मूल्य मान्यता व्यक्ति और तर्क पर आधारित है, तो फिर यही बात शुरू करेंगे कि उदारवाद का चिंतन व्यक्तिवाद का चिंतन है। उदारवाद के चिंतन चाहे लॉक की बात देखी जाए, चाहे बेंथम की बात देखी जाए। अब ये व्यक्तिवादी विचार आता ही इसलिए है क्योंकि परंपराएं, प्रथाएं, जाति, धर्म समुदाय की महत्व को बढ़ाते हैं और व्यक्ति आजादी को छीनते हैं। उदारवादी हमेशा व्यक्ति आधारित चिंतन क्यों लेते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं समुदाय के नाम पर व्यक्ति आजादी को खतरा उत्पन्न होता है। लेकिन ये बात आप बता दीजिए कि 1980 के दशक में उदारवाद के सामने न फासीवाद की चुनौती रही, न ही मार्क्सवाद इतना डोमिनेंट रहा। इसलिए अब उदारवादी चिंतन इस बात पे बहस आ गई कि व्यक्ति पहले है या समुदाय। इसी धर्म, जाति, संस्कृति, बहुसंस्कृतिवादी तो लेके आ रहे हैं और समुदायवाद उसी का एक ब्रांच है, बहुसंस्कृतिवाद का एक ब्रांच है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, उदारवाद बनाम बहुसंस्कृतिवाद, उदारवाद बनाम समुदायवाद, हमने सीधा आपसे नहीं पूछा। भाई सीधा आपसे पूछा जाएगा फिर तो आपको नोट्स में लिखा ही है। हमें उस लाइन पर भी विचार करना है कि जब प्रश्न आपसे एग्जामिनर सीधा न पूछे तो भी तो आप उसको बताने में समर्थ होने चाहिए। हो जाएगा ये? भाई लिखना क्या है, एक ही मान्यता तो है कि या यहां से वह कह दीजिए उदारवादी चिंतन तर्क और व्यक्ति आधारित है, तो यही बात तो आप लिखेंगे। यदि कल्याणकारी राज्य के लोगों ने इसके साथ कहीं न कहीं राज्य की भूमिका सकारात्मक बनाए
लेकिन कल्याणकारी राज्य के किसी समर्थक ने व्यक्ति को पीछे नहीं किया, तर्क को पीछे नहीं किया, विज्ञान को पीछे नहीं किया और न ही सेकुलरिज्म को पीछे किया। फिर उसके बाद यहां से जो आता है वो पहचान का राजनीति है, समुदायवाद, बहुसंस्कृतिवाद। किस बात को मानते हैं? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, धर्म, जाति, भाषा। और बाद में अपने निष्कर्ष लिख दीजिए। निष्कर्ष यही लिखेंगे, यही खास बात है, उदारवादी विचारधारा 16वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई और 21वीं शताब्दी तक अगर प्रभावशाली है, इसका परिवर्तन, लचीलापन, मध्यम मार्ग जो इसे आगे बढ़ाता है। आगे एक सवाल लिख लीजिए। समुदायवाद एवं बहुसंस्कृतिवाद के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हुए समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हुए इनकी सीमा रेखा की पहचान भी कीजिए, या इनका सीमांकन भी बताइए, या इनकी कमियां भी बताइए। इनकी सीमांकन या इनकी कमियां बताइए। तो इसका मतलब समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच में संबंध क्या है? जबकि मन में बार बार एक सवाल हुआ होगा कि संबंध क्या है, 2-3 पॉइंट अब लिख लीजिए। पहला, और आपको बता दें, भूमिका लिखने का सबसे बेहतर तरीका, अगर लिखने की आवश्यकता पड़े तो 10 मार्कर्स में तो आप लिख ही नहीं सकते, निष्कर्ष हर जगह लिखना है। बस तरीका उसका, भूमिका का मतलब है कोई चीज कहां से उत्पन्न हो रही है। वह उदारवाद से उत्पन्न हो रही है तो सीधी सी बात है, उदारवाद कॉन्टेक्स्ट क्या था? मध्यकालीन समाज। न उदारवाद कहां से उत्पन्न हो रहा है? कल्याणकारी राज्य के खिलाफ। अगर आपको ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट भी याद है तो वहां से भूमिका शुरू कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी भी बन जाएगी। और कहा भी जाता है जैसे कि अगर पूरा उदारवाद पे पूरा सवाल आ जाए, जैसे स्टेट एग्जाम में आता है कि उदारवाद के विकास को बताइए, तो पहला चरण बताया तो फिर आप क्रोनोलॉजी से बताएंगे ऐसा क्या कारण हुआ, दूसरा चरण उत्पन्न हुआ, फिर तीसरा चरण आया, और वर्तमान व्यवहारिक परिस्थितियों को से जरूर समावेशित करने का प्रयास करिए। वर्तमान चीजें मत लिखिए कि अभी उदारवाद कहां पे है। यही स्टेट एग्जाम में आईएएस का नेचर 99% कंटेम्प्रेरी होता है। इसका मतलब है कि आपने सारी थ्योरी पढ़ी, ये बात ठीक है कि अभी बताइए अभी का स्वरूप कैसा है। स्टेट एग्जाम में कई बार ऐसा नहीं होता, तो लिखते समय आप स्टेट एग्जाम में भी एक आध दो लाइन कंटेम्प्रेरी जरूर लिख दीजिए, अभी क्या हो रहा है ऐसा। तो क्या लिखा आपने? हाँ, पहला पॉइंट, किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद को व्याख्यायित करते हुए कहा, किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद को व्याख्यायित करते हुए कहा, अच्छा मान लीजिए कि कई लोगों जैसे कि जिनको कई बार यूजीसी एग्जाम देने होते हैं, जीआरएफ वगैरह देना होता है, तो उनको लगे कि यार कोई फैक्चुअल तो सवाल बता नहीं रहे, जितना लिखवा दिया उसको रट लीजिएगा अच्छे से, सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें कभी कुछ चीजें और देखेंगे कि किताब के नाम, मान लीजिए हम ज्यादा किताब का नाम यूज नहीं, लेकिन हमने किमलिका बताई, तो एक बार जाके किताब के नाम केवल देख लीजिए। अगर कुछ देखना हो तो उसके आगे, बाकी कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही मेन हो जाता है। क्या लिखा आपने? हाँ, किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद को स्पष्ट करते हुए कहा, इसके विकास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके विकास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, पहला पॉइंट।
के विकास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला पॉइंट, उदारवाद और समुदायवाद के बीच की बहस। पहला पॉइंट, उदारवाद और समुदायवाद के बीच की बहस। उदारवाद और समुदायवाद के बीच की बहस। दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ी रखा है, उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच का समायोजन। ये भी हमने पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच का समायोजन। तीसरा, बहुसंस्कृतिवाद और राष्ट्र निर्माण की चुनौती। बहुसंस्कृतिवाद और राष्ट्र निर्माण की चुनौती। बहुसंस्कृतिवाद और राष्ट्र निर्माण की चुनौती, ये तीन फेज है। इसलिए उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद यानी समुदायवाद बहुसंस्कृतिवाद को लिखना है तो दोनों एक दूसरे के साथ साथ आ जाते हैं। यही तो आपको लिखना है मेनली। सीमा क्या है, प्रॉब्लम क्या है? देखिए सीमा एक ही बात है, नारीवादियों ने सीमा बताई। सीमा कहाँ है? पॉइंट नंबर 1। कहाँ लिमिटेशन है, कहाँ इनकी विसंगतियां हैं? कहाँ इनके लिमिटेशन विसंगतियां? पॉइंट नंबर 1, नारीवादी महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए इसे प्रतिकूल मानती हैं। नारीवादी महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए इसे प्रतिकूल मानती हैं। पॉइंट नंबर 2, आपका कॉस्मोपॉलिटनवाद का विचार। अगला पॉइंट, यह कॉस्मोपॉलिटन वाद के विचार के प्रतिकूल है। यह कॉस्मोपॉलिटनवाद के विचार के प्रतिकूल है। यानी कॉस्मोपॉलिटनवाद के विचार के प्रतिकूल का मतलब है जहां जाति का, धर्म का, भाषा का महत्व बढ़ेगा वहां यूक्रेन संकट आएगा। जहां जाति, धर्म, भाषा का महत्व बढ़ेगा हो सकता है कि वहां फिर अलगाववाद बढ़े, विघटनवाद बढ़े। ये भी समस्या है। और कहीं न कहीं व्यक्ति के तर्क और विवेक के बजाय भाषा, धर्म, जाति की तरफ लौटना लगता है फिर मानवीय समाज को एक दूसरे से लड़ाने में फिर उपयोगिता इसकी आ जाएगी। इसलिए कई लोग इसे खतरनाक मानते हैं, कई लोग इसे नकारात्मक मानते हैं। ये इसकी सीमा है। तो ये 2-3 प्रश्न पर्याप्त है। बाकी आप नोट्स उठा लीजिएगा। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वो तो आपको सीधे नोट्स में एकदम एज इट इज लिखे गए हैं। वो तो सीधे एकदम से तो सीधे वाले प्रश्नों को मैंने बताया ही नहीं। ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने बता दिया। फिर आप सवाल पूछ लेगा विचारधारा खत्म होने के बाद। अब हम मार्क्सवाद में चलेंगे, फिर उदारवाद से कंपेयर करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बिना कंपैरिजन के आपकी पढ़ने की आयत कंपैरेटिव होनी चाहिए। अब आप देखेंगे हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे चीजें कंपैरेटिव पूछे जाने के चांसेस बढ़ते हैं। इस बार भी आप देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर को रॉल से कंपेयर करके पूछा गया। कई बार ऐसे कंपैरिजन हो जाता है। आईआर में आपने देखा होगा कि यथार्थवाद, मार्क्सवाद को हमने कंपेयर किया था और फिर एग्जामिनर ने इस तरीके से पूछा। तो यही तो विचार की समझ है। और क्यों एग्जामिनर हमेशा ऐसा चाहेगा? जिससे कि ऐसी प्रवृत्तियां जिससे कि नोट्स रट के केवल एग्जाम पास करना चाहे उसको डिस्करेज किया जा सके। जैसे कि आप इन्फॉर्मेशन का बंडल बनाकर एग्जाम न पास कर पाए। भाई आप में कोई इनोवेशन होना चाहिए, कोई आइडियाज होना चाहिए, तब तो प्रशासक अच्छे बन पाएंगे हम।